वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ की अवधारणा। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाभ क्या होता है। लाभ एक उद्यमकर्ता को प्राप्त होता है। उद्यमकर्ता या एंटरप्रेन्योर या साहसी क्या होता है? जो जोखिम उठाकर उत्पादन का कार्य करता है। तो लाभ की परिभाषा है, लाभ उद्यमकर्ता का उत्पादन में भाग लेने का प्रतिफल या पुरस्कार होता है। यानी कुल उत्पादन में से वो भाग जो साहसी या उद्यमी को प्राप्त होता है उसे हम लाभ कहते हैं। और ये जो लाभ होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। अगर हम लाभ को देखें तो लाभ की विशेषताएं उनको सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट। लाभ एक अवशेष आय होती है, यानी रेसिडुअल इनकम होती है, अर्थात हमारी कुल इनकम में से उत्पादन के अन्य साधन क्या हो सकते हैं? जैसे उत्पादन के लिए हमें श्रम भी चाहिए, यानी मजदूर चाहिए, पूंजी या कैपिटल भी चाहिए, और लैंड या भूमि भी चाहिए। तो इन सभी उत्पादन के साधनों को बदले में जो पुरस्कार चुकाया जाता है उन सबको टोटल आय में से घटाने पर जो भाग शेष बचता है वही लाभ होता है। लाभ की और विशेषता देखें तो लाभ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी लाभ नेगेटिव हो सकता है, मतलब उत्पादन के अन्य साधन, जैसे किसी को हमने मजदूरी पर रखा तो उसको नेगेटिव पुरस्कार नहीं मिलेंगे बल्कि मजदूरी बदले में मिलती है। पूंजी अगर हमने कहीं से उधार लेके लगाई तो पूंजी के बदले हमें ब्याज चुकाना ही पड़ता है। तो अन्य साधनों को जो पुरस्कार मिलता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन एक उद्यमी को प्राप्त होने वाला लाभ नेगेटिव भी हो सकता है। लाभ एक अनिश्चित अवशेष होता है, यानी अनिश्चित भाग होता है, जबकि ब्याज है, लगान है, मजदूरी है, वो पूर्व कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार निश्चित होते हैं। अब हम देखेंगे कि उद्यमकर्ता एंटरप्रेन्योर या साहसी की विशेषताएं क्या होती हैं। उद्यमकर्ता की पहली विशेषता है कि उद्यमकर्ता उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय व तालमेल स्थापित करता है। एक उद्यमकर्ता जो है वो उत्पादन के विभिन्न साधनों में तालमेल व समन्वय स्थापित करता है। एक साहसी या उद्यमकर्ता जो उत्पादन को जारी रखता है, उसके अभाव में ये उत्पादन के साधन काम में नहीं लिए जा सकते हैं। सेकंड है कि उद्यमकर्ता को उसका पारिश्रमिक देकर खरीदा नहीं जा सकता। जैसे उत्पादन को जारी रखने के लिए हम विभिन्न साधनों को काम में लगाते हैं। जैसे भूमि है, उसको बदले में मजदूरी दी जाती है। श्रम है, भूमि को बदले में लगान दिया जाता है। श्रम है, उसको मजदूरी दी जाती है। पूंजी को ब्याज दिया जाता है। तो इन उत्पादन के साधनों को प्रतिफल या पुरस्कार देकर खरीदा जा सकता है, लेकिन एक उद्यमकर्ता या साहसी को उसका पारिश्रमिक देकर खरीदा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि एक उद्यमकर्ता या साहसी अन्य उत्पादन के साधनों के जैसा नहीं होता है। तीसरी विशेषता है, उद्यमकर्ता को कई प्रकार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। एक साहसी या उद्यमकर्ता लागत व लाभ के संबंध में अनुमान लगाता है, लेकिन उसके ये अनुमान सही या गलत भी निकल सकते हैं। अतः एक उद्यमकर्ता को कई प्रकार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है और उत्पादन की मात्रा निर्धारित करने और कीमत निर्धारित करने की प्रक्रिया में ये अनिश्चितताएं पाई जा सकती हैं। उद्यमकर्ता कभी भी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उसे लाभ होगा या हानि होगी। लास्ट है कि हानि होने पर उद्यमकर्ता को ऋणात्मक प्रतिफल भी प्राप्त हो सकता है। अगर एक उद्यमकर्ता या साहसी को उत्पादन में घाटा हो गया तो उसको मिलने वाला प्रतिफल या पुरस्कार नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उत्पादन के अन्य साधनों को मिलने वाला जो प्रतिफल होता है वो सदैव ही धनात्मक होता है। अब हम देखें कि जैसे लाभ के प्रकार में मुख्य रूप से हम देखते हैं सकल लाभ और विशुद्ध लाभ। सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट, विशुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट। साधारण बोलचाल की भाषा में कुल लाभ को ही शुद्ध लाभ माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में कुल लाभ में अलग तत्व शामिल होते हैं और शुद्ध लाभ में अलग तत्वों को शामिल किया जाता है। उत्पादन की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से दूसरों को चुकाए गए व्यय की राशि को घटा देने पर शेष धनराशि को सकल लाभ कहा जाता है। यानी माल की बिक्री से प्राप्त
जो पैसा हमें मिला उसमें से दूसरों को हमने जो पैसे चुका दिए उनको घटाने पर जो शेष राशि हमारे पास बचती है उसे सकल लाभ या कुल लाभ कहा जाता है। सकल लाभ में से कुछ मदों को अगर हम घटा देते हैं तो अंत में हमें विशुद्ध लाभ या शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे सकल लाभ में से उद्यमकर्ता के द्वारा प्रदान किए जाने वाले साधन जैसे भूमि है उसको किराया दे दें, पूंजी है उसको ब्याज दे दें, प्रबंध है उसको पुरस्कार दे दें, मूल्यह्रास है, बीमा है उस पे होने वाला खर्चा है, उनको अगर हम घटा दें। इसके अलावा अगर हम देखें तो उद्यमकर्ता के खुद के श्रम की मजदूरी, उसके स्वयं की पूंजी का ब्याज और उसकी स्वयं की भूमि का लगान, जिन्हें अस्पष्ट लागतें कहा जाता है, इनको भी कुल लाभ में से घटाना आवश्यक होता है। मशीनरी है उसका मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन है, बीमा का जो प्रीमियम है उसको भी घटाना पड़ता है। तो सकल लाभ में से अगर हम इन सब मदों को घटा देते हैं तो हमें विशुद्ध लाभ प्राप्त होता है। यानी सकल लाभ में से उत्पादन के अन्य साधनों को चुकाया गया, मशीनरी का वार्षिक मूल्यह्रास या टूट फूट, बीमा का प्रीमियम, एकाधिकार व अन्य विशेष कारणों का जो लाभ है, इन सभी को घटा दिया जाए तो हमें जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे विशुद्ध लाभ कहा जाता है। विशुद्ध लाभ उद्यमकर्ता को जोखिम झेलने अथवा अनिश्चितता उठाने के लिए प्राप्त होता है, और जो उद्यमकर्ता अधिक कार्यकुशल होते हैं उन्हें विशुद्ध लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब है नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी बड़ा महत्व होता है। नॉर्मल प्रॉफिट लाभ की वह मात्रा होती है जिसको प्राप्त न करने पर एक उद्यमकर्ता किसी विशिष्ट उद्योग में या उस व्यवसाय को छोड़ देता है। यानी सामान्य लाभ क्या होगा? सामान्य लाभ वह होता है जो एक उद्यमी या साहसी को उत्पादन चालू रखने के लिए अवश्य मिलना चाहिए। यानी लाभ की वह न्यूनतम राशि होती है जिसको प्राप्त करने पर ही एक उद्यमकर्ता एक व्यवसाय में टिका रह सकता है, अन्यथा वह उस व्यवसाय को बंद कर देगा। उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ कहते हैं। सामान्य लाभ को क्या कहा जाता है कि जिसमें हमें न तो लाभ की स्थिति है और न ही हानि की स्थिति है। यानी हमने एक उत्पादन के लिए जितना खर्चा किया है उसके बराबर ही हमें आय मिल जाए तो ना हमें लाभ हुआ ना हानि हुई, उस स्थिति को सामान्य लाभ कहा जाता है। सामान्य लाभ का अगर हम फार्मूला देखें तो औसत आय यानी एवरेज रेवेन्यू जो हमारी किसके बराबर होती है? एवरेज कॉस्ट, औसत लागत के बराबर होती है। यानी एवरेज रेवेन्यू मतलब हमारी जितनी औसत आय है वो किसके बराबर है? जितना हमारा खर्चा हुआ है। यानी ना हमें लाभ हुआ है ना हानि हुई है, उसे हम सामान्य लाभ कहते हैं। अब है औसत आय क्या होती है? औसत आय को कुल आय से निकाला जाता है। कुल आय क्या होगी? बिक्री से, अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा की बिक्री से प्राप्त जो भी धन होता है वह कुल आय होती है। और कुल आय में अगर हम वस्तु की बेची गई मात्रा का भाग दे देते हैं तो हमें औसत आय मिल जाती है। तो औसत आय क्या होगी? कुल आय बट्टे वस्तु की बेची गई मात्रा। इस ऐसे तो हम औसत आय निकालते हैं। औसत लागत कैसे निकलेगी? कुल लागत से निकलती है। कुल लागत उस खर्च को कहते हैं जो उत्पादक द्वारा उत्पादन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसे हम कुल लागत कहते हैं। और कुल लागत में हम उत्पादन की मात्रा का भाग दे देते हैं तो हमें औसत लागत मिलती है। यानी उत्पादन की प्रति इकाई लागत को ही औसत लागत कहा जाता है। तो औसत आय को हम कुल आय से निकाल सकते हैं और औसत लागत को कुल लागत से निकाल सकते हैं। तो जहाँ औसत आय और औसत लागत बराबर हो जाते हैं वह सामान्य लाभ की स्थिति कही जाती है। यानी एक उद्यमकर्ता उत्पादन के लिए जितना पैसा लगाता है उसको प्रॉफिट भी उसी के बराबर होता है। यानी उसको न लाभ न हानि की स्थिति है, उसे हम सामान्य लाभ कहते हैं। और सामान्य लाभ जो है वो दीर्घकाल में यानी लंबे पीरियड में तो अवश्य प्राप्त होना चाहिए। अल्पकाल में हो सकता है एक उद्यमी जो होता है वो हानि उठा के भी उत्पादन कर सकता है, लेकिन लंबे समय में एक उद्यमी हानि उठा के उत्पादन नहीं करेगा तो उसको सामान्य लाभ है वो अवश्य प्राप्त होने चाहिए। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी या व्यक्तिगत लाभ की जो प्रेरणा होती है वो सर्वोपरि होती है। पूंजीवादी जो होता है वो
लाभ की प्रेरणा से प्रेरित होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ का जो क्षेत्र होता है वो सीमित हो जाता है, लेकिन लाभ का अस्तित्व है वो बना रहता है। विभिन्न स्थितियों में हम सामान्य लाभ की स्थिति को देखें, जैसे कि विभिन्न मार्केट्स होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट है, अपूर्ण प्रतियोगी मार्केट है। उन स्थितियों में सामान्य लाभ की स्थिति कैसी होती है? पूर्ण प्रतियोगिता, यानी पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि जब वस्तु को उत्पादित करने वाली बहुत सारी फर्में या फैक्ट्रियां हैं और वस्तु को बेचने वाली भी बहुत सारी फर्में हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्मों में कंपटीशन होता है, वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में या पूर्ण प्रतियोगी बाजार में हम देखें कि अल्पकाल या शॉर्ट टर्म जो पीरियड होता है उसमें एक फर्म को लाभ भी मिल सकता है, हानि भी हो सकती है और सामान्य लाभ भी मिल सकता है। सामान्य लाभ तो कब मिलेगा? जब उसकी औसत आय और औसत लागत एक दूसरे के बराबर हो जाए। अधिक सामान्य लाभ या अधिक लाभ की स्थिति कब होगी? जब उसको मिलने वाली आय, औसत आय जो है वो ज़्यादा होगी, किससे? औसत लागत से या उसके औसत खर्चे से। तो एक फर्म को अधिक सामान्य लाभ मिलेंगे। हानि की स्थिति कब होगी? जब एक फर्म को मिलने वाली जो औसत आय होती है वो कम होती है, किससे? उसके औसत खर्चे से, यानी उसका खर्चा तो ज़्यादा है और उसको औसत आय जो मिल रही है वो कम है, तो हानि की स्थिति भी हो सकती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल की स्थिति में एक फर्म को तीनों स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लाभ, हानि और सामान्य लाभ। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म को दीर्घकाल या लंबे समय की अवधि में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से अपूर्ण प्रतियोगी मार्केट, जैसे कि हम एकाधिकारी हैं, एक वस्तु को बनाने वाली केवल एक ही फर्म है, उस स्थिति को एकाधिकार कहा जाता है। तो एकाधिकार की स्थिति अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में अल्पकाल में भी क्या हो सकता है? सामान्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अल्पकालीन दीर्घकाल में भी सामान्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यानी एकाधिकारी जो होता है उसको दीर्घकाल में आवश्यक नहीं कि हमेशा ही सामान्य लाभ मिले, दीर्घकाल की स्थिति में उसको लाभ की स्थिति या अधिक सामान्य लाभ की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू।